सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके शांति शिक्षा से रिलेटेड हैं, और पवन पब्लिकेशन की जो बुक यहाँ पर सीरीज है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पवन सीरीज ना होकर के राजन की होगी सीरीज़, तो वहाँ पर आप लोग पवन आप यहाँ से देख सकते हो, और जिनके पास पवन है तो वो तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। उनके लिए एक सेट मैं राजन से लेकर भी आऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास दोनों सीरीज़ें नहीं होंगी। और बाकी मैं पूरा जो चैप्टर वाइज हर चीज़ जो मैं क्लियर करा रहा हूँ आपका, वो मैं ठाकुर पब्लिकेशन से करा रहा हूँ। ठाकुर पब्लिकेशन की सीरीज़ नहीं, स्पेशल जो बुक होती है उससे मैं करवा रहा हूँ आप सभी के, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं। और इस टाइम अगर मार्केट में सबसे अच्छी बुक है तो वो ठाकुर ही। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उनकी मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें मैंने कंटेंट देखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी शांति शिक्षा किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, शांति शिक्षा क्या होता है, शांति शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो शांति शिक्षा, देखिए शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है कि शांति शिक्षा यह है, यह नैतिक विकास उन मूल्यों पर, यानी उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषक पर बल देती है या पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच जो एक संबंध स्थापित कर रहा है, मानव और प्रकृति के बीच, ठीक है ना, शांति का वातावरण स्थापित कर रहा है। तो शांति शिक्षा से यही अभिप्राय हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की, जो कहता है कि शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। कहने का मतलब यह है कि आप हिंसा करोगे तो कितने दिन करोगे, ठीक है ना। लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय हिंसा, काट मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब आप करके क्या कर दोगे, कुछ नहीं। जीवन में शांति कभी मिल ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो शांति का उद्देश्य यही होता है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को हिंसा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, ये सब कर रहे हैं, तो उनकी बजाय उनको शांति शिक्षा का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाना। मतलब शांतिपूर्वक जो काम शांति ढंग से हो जाता है वो मार पीट करके, गाली गलौज करके, अशांति फैला करके नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया शांति शिक्षा की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो माहौल है हमारा वो सही बना रहे, ठीक है ना। जो मतलब एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य स्थापित होता है, हमारे और आपके पास जो सामंजस्य स्थापित होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। कहने का मतलब लैंग्वेज में कि समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है, और इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीने का कौशल विकसित करना ही शिक्षा मूल में निहित है। यानी दूसरों के साथ हमको कैसे बर्ताव करना है, कैसे हमको दूसरों के सामने अपने को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, शांतिपूर्वक ढंग। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे वहाँ पर तो गाली गलौज से सीधे बात करेंगे, बिल्कुल शांति ढंग से, शांति कौशल से अभिप्राय यही होता है कि शांति ढंग से हम लोग, शांति शिक्षा का अभिप्राय यही होता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हम दूसरों के सामने जाएं तो हम जो भी चीज़ अपना प्रेजेंट करें वो शांति तरीके से करें। लड़ाई झगड़े में वो कार्य नहीं हो पाता है जो हमारा शांति के तरीके से हो जाता है, मतलब शांति पूर्वक जो हमारा कार्य हो जाएगा वो लड़ाई झगड़े से नहीं हो पाता है। अगला हो जाएगा कि शांति कौशल से क्या अभिप्राय, यानी विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे वह प्रभावी शांति निर्माता बन सके। मतलब विद्यार्थियों में ऐसा गुण वहाँ पर विकसित करना है, ऐसे कौशल को वहाँ पर विकसित करना है, ऐसे व्यवहार को वहाँ पर विकसित करना है कि जिससे जो बालक है वो शांति निर्माता बन सके, आगे लोगों को भी बता सके कि शांति रहने से, शांति कौशल से क्या अभिप्राय होते हैं, वो आगे भी वो बता सके, ठीक है ना। इस तरह से हमको उस शांति कौशल से अभिप्राय होता है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि उत्तरदायित्व किसे कहते हैं, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं, यानी काम का बीड़ा उठाने, उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्सा के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। यानी काम का बीड़ा उठाने और उसको ठीक ढंग से पूरा करने, जो भी काम अपना उठा रहे हैं, जो भी काम का बोझ उठा रहे हैं अपना, वो आप अपने काम को ठीक ढंग से पूरा करें। कहने का मतलब अगर 4th सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम और जो ये उठाए हैं, भार उठाए हैं कि हाँ हमें DLED करना है, तो इसको एक अच्छे ढंग से योग्यता के साथ इसको पूरा करें और अपने हिस्से का दायित्व निर्वाह करने के लिए तैयार रहें, और उत्तरदायित्व कहलाता है, यही उत्तरदायित्व कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों अगला हमारा प्रश्न कहता है कि आलपोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, यानी व्यक्तित्व की प्राकृतिक, संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है
इसमें तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। और यहाँ पर आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है, यानी उनके अनुसार व्यक्तित्व क्या है। यहाँ पर ये है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करना है तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में से आपका जैविक कारक और वातावरणीय कारक प्रमुख होते हैं। जैविक कारक आपको पता है, वातावरणीय कारक भी आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों ये, है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वातावरण कितने प्रकार का होता है। तो वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण तो आपको पता ही है, आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं, आंतरिक यानी वायुमंडल के आंतरिक वातावरण को, हमारे आसपास के जो वातावरण होता है इसको हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। और बाह्य वातावरण जो हमारा बाहर होता है, ठीक है ना, पृथ्वी के बाहर जो होता है हमारा, वो बाह्य वातावरण होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो आंतरिक वातावरण जैसे मैंने आपको बताया ना, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण, ये सभी क्या होते हैं, हमारे आसपास के जो वातावरण होते हैं इन्हीं को हम लोग आंतरिक वातावरण कहते हैं। और बाह्य वातावरण मैंने आपको बताया कि बाह्य वातावरण किसे कहते हैं, यानी कि आंतरिक वातावरण के तत्व आपके भौतिक संसाधन कह लीजिए आ जाएंगे, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, हमारा समाज का वातावरण कैसा है, समाज अच्छा है या बुरा है, किस तरह के समाज में हम लोग रह रहे हैं, किस तरह का समाज, हमारे समाज का वातावरण क्या है। जैसे अभी पूछते नहीं कि भैया जैसे आप शहर में ज़मीन लेने जा रहे हो तो वहाँ पर पूछते नहीं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर सामाजिक जो वातावरण है वो कैसा है, मतलब कैसे लोग हैं वहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि वहाँ पर जैसे मुस्लिम होता है कोई तो ये सोचता है कि भाई वहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं, कोई मुस्लिम हिंदू होता है तो वो सोचता है कि वहाँ पर हिंदू बस्ती है, मुस्लिम बस्ती, तो ऐसा मतलब सामाजिक वातावरण होता है। ये हमारे आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक वातावरण इसमें भी आता है कि हाँ भाई वहाँ पर तो ज़मीनें बहुत महंगी, वहाँ बड़े बड़े लोग हैं तो वहाँ पर नहीं, यहाँ पे हम मीडियम वर्ग के लोगों के साथ ऐसा रहना पसंद करते, तो आर्थिक वातावरण भी आ जाता है। सांस्कृतिक वातावरण तो आपको पता ही, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा जनसंचार माध्यम क्या है। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, यानी कि रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम होते हैं। जनसंचार जिससे हम एक दूसरे से अपना जो संबंध है वो स्थापित कर सके, कम्युनिकेशन जो है उसको हम लोग अपना बरकरार रखें, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, एक तो रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देश भर की खबरें हम लोग समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्रिकाएं, दूरदर्शन से, रेडियो से पाते रहते हैं हम लोग। यानी कि हमें जनसंचार से जुड़ने का एक ही महत्व प्राप्त होता है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम दुनिया के बारे में जान तो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताना है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार निम्नलिखित हो जाएंगे, आपका सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्था तथा आत्मीयकरण, ये प्रमुख आ जाते हैं। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर निम्नलिखित होते हैं, जैसा कि आपका इसमें सहयोग की भावना, ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार हैं ये सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्था और आत्मीकरण, ये सभी प्रमुख हो जाते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि हमारा कहता है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। तो कोई बालक है, अगर उसके व्यक्तित्व को, उसके आचरण को अच्छा निर्माण करना है तो उसके कौन कौन से तत्व सहायक होंगे। उसमें सबसे पहले उसमें प्रेम की भावना को जागृत करना, एक दूसरे के प्रति उसको प्रेम हो, है ना, मतलब कभी ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े वाला कोई माहौल ही ना पैदा हो, वहाँ पर सहयोग भी करना, सहयोग की भावना उसके अंदर लानी चाहिए, सहयोग के तत्व उसके अंदर आने चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहे। करुणा, मैत्री, सहिष्णुता आदि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो व्यक्तित्व होता है, छोटा बालक होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रचनात्मक सोच क्या है। रचनात्मक सोच क्या है, रचनात्मक सोच यानी सकारात्मक विचार। रचनात्मक सोच यही होता है, सकारात्मक, हमें अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलापों को जन्म देती है। रचनात्मक सोच क्या करती है, सकारात्मक और क्रियाकलाप को जन्म देती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि प्रभावी संप्रेषण क्या है। प्रभावी संप्रेषण से पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, यानी कि आपसी व्यवहार स्वस्थ एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेषण अर्थात आनी बात को अच्छे, किसी बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। यही हमारा होता है क्या, प्रभावी संप्रेषण होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो क्या आता है, अगला प्रश्न आता है कि समस्या समाधान करना क्या है। यानी समस्या, जो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान करना क्या होता है, यानी समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। किसी भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान करना क्या होता है, कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। अभी आपको पता है, कोई अगर मान लीजिए रास्ते में आपको मिल रहा है, वो किसी समस्या से ग्रस्त है, मान लीजिए उसका पैर फंसा है, कहीं हाथ फंसा है,
या किसी भी प्रकार की समस्या से वो ग्रस्त है, और अगर आपकी वजह से अगर उसे खुशी मिलती है, ठीक है ना, जीवन में खुशी मिलती है अगर उसको, तो निश्चित रूप से आपको उससे 2 गुना खुशी मिलेगी। जीवन को खुशहाल भी बनाती, मतलब उधर भी खुशहाली आ रही, इधर भी खुशहाली आ रही है। और इससे क्या होता है कि दूसरों की समस्या का समाधान करना या दूसरों की समस्या में सहयोग करना क्या होता है, यहाँ पर हमें स्वस्थ बनाती है और खुशहाल बनाती है। जीवन हमारा खुशहाल होता है, ठीक है ना। ये होता है समस्या का समाधान करना। अगला हो जाए यहाँ पर कि एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होते हैं। एक आदर्श शिक्षक है, उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है। माली से क्यों की गई है? माली से क्यों की गई है? इस वजह से की गई है क्योंकि माली, आपको पता है ना, माली क्या करता है, उन्हीं फूलों को चुन चुन के लेता है जो फूल हमारे अच्छे होते हैं, यानी कि उसे भी माला गुननी पड़ती है। यानी जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, ममत्व और करुणा को सींचता है तथा अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है, वही हमारा आदर्श शिक्षक होता है। आदर्श शिक्षक का कार्य यही होता है, एक माली की तरह होता है। तुलना एक माली से करनी चाहिए कि माली अपनी फसल जो फूल लगाता है उसमें वो खराब बीज नहीं डालेगा। खराब बीज डालेगा तो खराब पौधा उगेगा, खराब पौधा उगेगा तो खराब फूल निकलेंगे, उसमें खराब फूल निकलेंगे तो उसके फूल बिकेंगे कैसे, ठीक है ना। इसी तरह एक आदर्श शिक्षक भी होता है। उसकी तुलना माली से क्यों की गई है कि जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कारों के बीज बोता है, मतलब उसे एक अच्छा, एक सुयोग्य नागरिक बनाता है। ममत्व और करुणा को सींचता है, उसमें ममत्व और करुणा रूपी पानी से वहाँ पर सींचता है, उस बालक को सींचता है तथा अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। जैसे हम लोग करते हैं ना यार, आज अपने जैसे मान लीजिए क्यारी वगैरह होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फूल अगर अच्छे लगाते हैं उसमें खरपतवार हो जाता है, तो वो अज्ञानता रूपी जो खरपतवार होता है उसको हटाया जाता है। तो यही होता है एक आदर्श शिक्षक के गुण, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? तो मूल लक्ष्य यही है कि व्यक्तित्व निर्माण और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना। यानी मूल लक्ष्य यही है कि व्यक्तित्व का निर्माण करना, उस बालक में व्यक्तित्व का निर्माण करना, अभी ऊपर आपको बताया गया, और उत्तरदायी नागरिकों का भी निर्माण करना शांति के लिए शिक्षा का मूल लक्ष्य होता है। शांति पर बल क्यों दिया जाता है? भाई यहाँ पर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक हमारा ये भी आ जाता है, क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि भाई शांति पर क्यों बल दिया जाता है यार, है ना। तो यानी कि शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने, विचारने, साझा करने, ख्याल करने, एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। शांति का मतलब यही होता है मेरे भाई कि भाई जैसे कोई है, ठीक है ना, यानी कि शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने, विचारने, साझा करने, एक दूसरे की बातें साझा करने, ख्याल करने, एक दूसरे का मतलब चिंता रखना, एक दूसरे का सहयोग करने का भाव जो है वो शांति के अंतर्गत आता है। भाव यानी कि क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, सहयोग करने का भाव जो है वो भी आता है इसी के अंतर्गत। अगला हो जाएगा हिंसा क्या है। हिंसा ये है कि जिस कार्य से दूसरे का अहित होता है, मतलब हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो रही है, वही हिंसा कहलाती है। मतलब हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरों को दिक्कत हो रही है, दूसरे को कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। जैसे हम रास्ते में क्या कर देते हैं, रास्ते में आ जा रहा है, वहाँ पर रास्ते में हम कांटा बो दें, कांटा रख दें, तो उससे क्या हो रहा है, दूसरों को अहित हो रहा है, दूसरे का अहित हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो हिंसा हो जाएगा। और हिंसा के कितने रूप होते हैं? तो हिंसा के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे रास्ते में मारपीट करना, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख देना, क्रोध करना, ये सभी हिंसा के रूप आ जाते हैं। मारपीट करना, रास्ते में मारपीट हो रही है, आया आपको कोई मारने लगा, ये क्या है, हिंसा है। जान से मार देना हिंसा है। किसी को मानसिक दुख देना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ये सभी क्या है, क्रोध करना, हिंसा, ये सभी क्या है भाई, हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। हिंसा के अंतर्गत महात्मा गांधी के क्या विचार है, यानी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही हिंसा है। कोई भी व्यक्ति हो, अब कितना भी बुरा हो, उसके प्रति आप बुरा मत सोचें, ना तो उसके प्रति गलत भाव रखें, ये सब हिंसा में आता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत करना, भाव रखना है। अभी क्या होता है कि यहाँ पर कि अभी क्या होता है, लोग आजकल इतने हमारे महान पुरुष लोग थे, इतने महान पुरुष थे कि दुश्मन को भी माफ़ कर देते थे, वो एक दुश्मन को भी माफ़ कर देते थे वो, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हिंसा के कितने प्रकार हैं। तो हिंसा के भी प्रकार आपको बताया ना कि मौखिक हिंसा मतलब बातों से हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक चोट पहुंचाना, मारपीट करना, जान से मारना। मनोवैज्ञानिक हिंसा आपको पता है ना, किसी को मानसिक दुख पहुंचाना, है ना। क्रोध हिंसा करना मौखिक,
उसके बाद ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृत में अश्लीलता, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। संवेदना का आपको आशय स्पष्ट करना है कि संवेदना क्या होती है। संवेदना का आशय यानी कि बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है संवेदना। बेहतर ज़िंदगी के लिए और श्रेष्ठ समाज और परिवार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है संवेदना। यानी संवेदना यानी दूसरे की वेदना को, दूसरों की वेदना को खुद महसूस करना, दूसरों की चिंता को खुद महसूस करना, दूसरों के दर्द को खुद महसूस करना, यही हमारा संवेदना के अंतर्गत आता है। अगला हमारा हो जाएगा मीडिया के कितने प्रकार हैं। तो मीडिया के 3 प्रकार होते हैं, लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम और मुद्रित माध्यम, जैसे प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह ये सब आ जाता है। लोक संचार माध्यम लोगों तक जो संचार कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, जन संचार या जन संचार सभी के प्रति ये कम्युनिकेशन होता है। ये सब हमारे 3 प्रकार का होता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया। गांधी दर्शन को 3 भागों में बांटा गया, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा तथा समान दर्शन में बांटा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है यानी सत्य का आग्रह करना। सत्य का आग्रह, सत्य क्या है उसको बताना लोगों तक, सत्य का आग्रह करना। वह सत्य शक्ति है किंतु चूँकि सत्य आत्मा है इसलिए वह आत्मशक्ति भी है। ये था गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह। अभी आपको पता है गांधी इरविन समझौता एक हुआ था। गांधी इरविन समझौता मैंने आपको सोशल साइंस में पढ़ाया है। गांधी इरविन समझौता यानी गांधी जी के और इरविन जो कहाँ के थे, जो विदेशी थे, ठीक है ना, लंदन के थे, तो उनके बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या था, उस समझौते में गांधी जी को कुछ बातें माननी पड़ी थी, कुछ बातें जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती नहीं, जैसे हमारे आपके बीच में कोई समझौता होना है तो हम आपकी कुछ बातें मानेंगे, कुछ बातें आपकी नहीं मानेंगे, और आप क्या करेंगे, आप हमारी कुछ बातें मानेंगे, कुछ हमारी बातों को मानेंगे, कुछ और आप हमारे कुछ बातों को नहीं भी मानेंगे। तो ये गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि अहिंसा से क्या अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, अहिंसा से क्या अभिप्राय होता है। और दोस्तों ये आपको पता है ना कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है। ये पेपर जो होता है वो आपका कितने नंबर का होता है सर, ये आपका पेपर होता है सर 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत से लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो शांति शिक्षा होती है सर वो कितने नंबर की होती है, वो बहुत से लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो 50 नंबर की होती है। नहीं दोस्तों, 25 नंबर की होती है। अहिंसा यानी अहिंसा से क्या अभिप्राय होता है। अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा क्या दुर्बलों का नहीं वीरों का सिद्धांत है। यानी अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना होता है अहिंसा, है ना। कोई है अहिंसा का अर्थ यही होता है कि अत्याचारी के समक्ष कोई अत्याचार कर रहा है आपके ऊपर, आप उसके सामने क्या करेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। नहीं, आत्मसमर्पण आपको नहीं करना है बल्कि उस अत्याचारी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उसको चुनौती देना है, ठीक है। अगला यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि रास के अनुसार दर्शन क्या है। रास के अनुसार दर्शन क्या है, यानी दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा क्या हैं, एक सिक्का है, इसे 2 पहलू, हेड और टेल समझ लीजिए, ये 2 पहलू हैं, यानी कि एक दूसरे में निहित हैं। ये एक दूसरे से अलग कभी किया ही नहीं जा सकता है। एक दूसरे से कभी, अभी आपको पता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उनको कभी अलग किया जा सकता नहीं किया जा सकता। इसी तरह से दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक दूसरे में निहित होते हैं। यानी दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यानी कि एक विचारात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है और एक क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या बताया है। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बताया है कि बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही क्या है, शिक्षा है। चतुर्मुखी विकास ही क्या है, यानी कि बच्चों के शरीर में मस्तिष्क, शरीर में चाहे वो शारीरिक विकास हो या शरीर में सर्वोत्तम गुण हो, मानसिक में, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुण होते हैं, उनका चतुर्मुखी विकास यही शिक्षा होती है हमारी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का
क्या माध्यम होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। जो अपनी मातृभाषा, अभी क्या आप हिंदी लोग इतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको देना चाहिए, क्योंकि हिंदी क्या हमारी मातृभाषा है। जो चीज़ आप हिंदी में समझ लोगे वो आप इंग्लिश में नहीं समझ सकते इतना ज़्यादा। और अभी आपको पता है कि आपको अगर इंडिया घूमना है तो मोस्टली हिंदी तो आना ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंदी तो आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये एक क्या है, हिंदुस्तान है, ठीक है ना, हिंदीवादी देश है। तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा को भूल जाना मतलब इससे बड़ी गलती क्या है, क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती कि आप अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, यानी बच्चों को जीविकोपार्जन का योग्य बनाना, यानी कि वो अपने को अपने हिसाब से समझें और अपने को अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने जीविकोपार्जन में सहयोग करें। उसके बाद चारित्रिक निर्माण, यानी चरित्र उनका निर्माण अच्छा हो, शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए। चरित्र उनका अच्छा हो, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उनका विकास होना चाहिए, और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए, यानी कि वो दूसरों को समझें भाई। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी हो। गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी हो, यानी शिक्षण विधि पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षण विधि पुस्तकीय ना होकर के क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो कलकत्ता में वर्ष 1863 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था सर? 1863 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि दिया गया कि विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या अर्थ सुझाया है। तो विवेकानंद जी ने शिक्षा का एक ही अर्थ सुझाया। क्या अर्थ सुझाया है? इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णतः का विकास है। भीतर निहित पूर्णतः का विकास है। यहाँ वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य है, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णतः का विकास है, ठीक है ना, पूर्णता का विकास है। और यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। जितनी भी उसकी समस्त संभावनाएं सभी को वहाँ पर पूर्णता प्राप्त कर सकता है, शिक्षा का अर्थ है। विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य थे, यानी मनुष्य का विकास, आंतरिक पूर्णतः, मनुष्यत्व का विकास करना, आंतरिक पूर्णतः, समाज सेवा की धारणा, यानी समाज की सेवा करना, समाज सेवी लोग आज भी हैं, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं विश्व बंधुत्व का विकास, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य बताए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष जो है वो कब घोषित किया गया? वो घोषित किया गया था 1986 में। जी हाँ मेरे भाई, 1986 को घोषित किया गया था। तनाव कितने प्रकार का होता है? तो तनाव के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी आपको बताया है ना। तनाव के बारे में इससे पहले भी आप चर्चित हैं, आप सभी इससे रूबरू हैं। तनाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। कभी कभी तनाव हमें सकारात्मक सोच से हम लोग तनावग्रस्त रहते हैं, कभी कभी हम लोग नकारात्मक सोच को सोच के भी तनावग्रस्त रहते हैं। तो तनाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक, जैसे सोच दो प्रकार की होती है वैसे तनाव भी होता है। तनाव और सोच को भी हम एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सोच क्या है, सोच दो ही प्रकार की हो सकती है। तो भैया आप सकारात्मक सोच सकते हो, अच्छी सोच रख सकते हो, या नकारात्मक सोच रख सकते हो, दो ही प्रकार से ना। तनाव भी उसी प्रकार से होता है, जैसे सकारात्मक सोच उसी तरह सकारात्मक तनाव, नकारात्मक सोच नकारात्मक तनाव, ठीक है ना, दो प्रकार की। यानी तनाव और सोच को भी हम लोग दो पहलू कह सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं इसको। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब तनाव होगा तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, रक्तचाप, पाचन, डाइजेशन जो है वो आपका डाइजेशन शक्ति प्रभावित होते हैं, तथा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, मतलब घबराहट सी महसूस होती है, नींद नहीं पड़ेगी आपको, पसीना छूटेगा, ऐसा होता है तनाव की स्थिति में, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जीवन मूल संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। जीवन मूल संकट के कारण स्पष्ट करना, यानी वर्तमान जीवन मूल संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण, भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा। जीवन मूल संकट के कारण है यहाँ पर कि भौतिक सुख जो है उसकी सुख सुविधा की अतिशय इच्छा करना, बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा करना, मतलब आप परिश्रम नहीं कर रहे हो, बिना योग्यता आपके पास कुछ नहीं है, परिश्रम भी करना नहीं चाहते हो, उसके बाद भी आप अधिकतम इच्छा की प्राप्ति करना, अधिकतम प्राप्ति की इच्छा करना, ये ठीक। उसके बाद मूल की दृष्टि से परिवार, समाज, शिक्षण संस्थानों का प्रतिकूल वातावरण और समाज के उच्च
पदस्थ लोगों का आचरण और मूल्य का ज्ञान होना, किंतु भावना से असंबंध रहना और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये सब आ जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर अगला सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर ये बनता है, क्या बनता है सर? अगला ये बनता है कि शांति कौशल क्या होते हैं। शांति कौशल क्या होते हैं? यानी शांति कौशलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली। दूसरा, शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। ये तीसरा। यानी ये शांति कौशलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका और शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली। तीसरा आपका हो जाएगा शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताया। यानी गांधी जी ने शांति, वातावरण में शांति स्थापित करना, हमें अपने देश में शांति स्थापित करना है, तो उसके लिए क्या उपाय उन्होंने बताए। गांधी जी ने कहा है कि प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शक्ति, सच्ची शांति कभी संभव नहीं है। प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं है। यानी शस्त्र के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है, शस्त्र के बल पर डरा धमका करके लोगों को चुप रखा जा सकता है। जब तक सभी के मन में अहिंसा के भाव ना हो तो शांति की पुकार भयावह जंगल में अनर्गल पुकार होने जैसे सिद्ध होती है। ये गांधी जी ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी, यानी सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदयी समाज का मतलब ही यही होता है कि सभी सुखी हैं उस समाज में। एक ऐसा गांव है जो सर्वोदयी है, जो सर्वोदयी गांव है, कहने का मतलब है उस गांव में सभी लोग सुखी हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है। सर्वोदय का रास्ता एक ही है, प्रेम है। प्रेम से मिलजुल कर रहना और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न होती हैं। पहला होता है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन सभी से आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग इससे सबसे परिचित हो। व्यक्तित्व क्या है? यानी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है। जो उसके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो उक्त परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलपोर्ट ने दी थी। किसने दी थी सर? आलपोर्ट ने इस परिभाषा को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व आपका पहला हो जाएगा जैविक एवं शारीरिक निर्धारक, चाहे जैविक हो या शारीरिक निर्धारक हो। मनोवैज्ञानिक निर्धारक हो जाएगा, वातावरणीय निर्धारक हो जाएगा। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। जैसे सहपाठी कहते हैं नहीं, आपके सहपाठी कौन है, आपके साथ में कौन बैठते हैं, कौन पढ़ने वाले हैं आपके मित्र कौन है, सहपाठी कौन है। एक होती है ना सीट होती है, तो सीट पे भैया 4 लोग बैठना है तो 4 लोग बैठना है, इसके अलावा कोई और बैठ नहीं सकता। 4 लोग हम लोग सहपाठी हैं, उतने ही लोग बैठेंगे। सहपाठी का मतलब ये होता है जहाँ पर 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हों। सहपाठी समूह की विशेषताएं लिखिए। देखिए सहपाठी समूह की विशेषताएं, पहली विशेषता इसमें ये हो जाती है कि सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं। सबसे पहली बात, एकजुट रहते हैं और उनमें कभी लड़ाई दंगल नहीं होता है, वो सभी प्रेम की भावना के साथ रहते हैं। दूसरा हो जाता है कि सभी एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। भाई विश्वास होगा तभी वहाँ पर आप इकट्ठा रह सकते हो, तभी आपका उनका जो है वो बना, मतलब क्या होता है ना कि यहाँ तभी आपका उनके जो है मतलब सहपाठी दोस्ती वगैरह रह सकती है। सभी समान उम्र के होते हैं, ये भी चीज़ है। अभी नहीं, आप ये नहीं कि आपके सहपाठी में कोई 40 साल का आ जाएगा, नहीं, आप एक ही एज के होंगे तभी आप सहपाठी बन सकेंगे। मतलब आपका मन ही वही कहता है कि हाँ एक ही एज के हों। सभी की रुचियाँ समान होती हैं, सभी की सोच भी समान होती है ना, कि हाँ भाई वो क्या है, उनकी सोच, हाँ यार आपकी सोच तो मेरे समान ही है एकदम, तो मतलब हम क्या हैं, सहपाठी बन गए समझ लो। सहपाठी समूह के लाभ बताए। तो सहपाठी समूह के लाभ बहुत से होते हैं। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा, यह आत्मनिर्भर होना भी सिखाता है। सहयोग की भावना भी पनपती है एक दूसरे की, और इनमें हम की भावना पाई जाती है, इनमें हम की भावना पाई जाती है। और सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का भी विकास होता है। ठीक है ना, विकास होता है। यहाँ पे एक हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन ये पूछा गया था, लघुत्तरी वाले पोर्शन में पूछा जाता है कि व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए और व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं।
तो बात करते हैं व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का प्रगाढ़ संबंध है, यानी व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि व्यक्तित्व के गुणों को मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका व्यक्तित्व का? ये देखिए, कोई अगर व्यक्तित्व इंसान होगा तो उसमें खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता और सहमतजन्यता और स्नायु विकृति और व्यक्तित्व के ये गुण द्विध्रुवीय और उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। अगला हो जाएगा सामाजिक बोझ की परिभाषा दीजिए। सामाजिक बोझ कहते हैं नहीं भैया, सामाजिक बोझ हो भैया, समाज के ऊपर बोझ हो। बैरन एवं बायरने के शब्दों में क्या कहा गया है कि सामाजिक बोझ नहीं है सर, यहाँ पर मैं बोझ गलत पढ़ लिया, बोध है यहाँ पर, कि सामाजिक बोध का आशय सामाजिक बोध का आशय यह है कि सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। अगला हो जाएगा आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। तो मायर्स के अनुसार आक्रामकता के काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, तो कि यहाँ पर आपको मायर्स के अनुसार दिया गया। तो मायर्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मायर्स के आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है उन्होंने कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है। शारीरिक, चाहे वो मुख से आक्रामकता हो, ठीक है ना, या फिर आपका शारीरिक आक्रामकता हो, दोनों प्रकार से हो सकती है, जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के लिए किया जाता है, चाहे वो शारीरिक आघात हो या फिर मौखिक आघात हो, दोनों प्रकार से किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो आक्रामकता के मुख्य 2 विशिष्ट प्रकार प्रचलित हैं। पहला शारीरिक आक्रामकता व्यवहार, दूसरा मौखिक। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, शारीरिक शरीर को चोट पहुंचाना, मौखिक बोल के या फिर अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाना। नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं? नैतिकता के निम्न क्षेत्र होते हैं: व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज, ये सब नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता क्या है? यानी नीति के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता है। नीति के अनुसार व्यवहार करना ही क्या है? नैतिकता है। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? यानी बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं, या फिर नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का कि नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। यानी कि नैतिक शिक्षा के 2 उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट यही हैं आपके। कौन कौन से हैं सर? एक तो आपका आ जाता है नैतिकता का विकास, ठीक है ना, दूसरा आपका आध्यात्मिक विकास। 2 ही प्रकार के आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करता है अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।